ऐसे आप मछली को जब पानी से निकालते हो तो वो कितने देर में मर जाती है? ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट में पूरी तरह से मर जाएगी। जीवन उसका पानी है। हम मछली के बारे में ये बात बहुत बार सुने हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। जी हाँ, क्योंकि ये नॉर्मल मछलियों के साथ तो होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मछलियां हैं जिसके साथ ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होती है। वो बिना पानी के भी 5 मिनट, 5 घंटे या 5 दिन नहीं, 5 साल तक रह सकते हैं, लिटरली। अब आपको लगेगा क्या बोल रहा है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन हाँ, अफ्रीकन लंग फिश, ये जो मछली है, इसके अंदर ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम है कि जब ये पानी से निकलता है तब ये 3 से 5 साल तक हाइबरनेट कर सकता है, अपने आप को फ्रीज कर सकता है ताकि वो मरे ना। और कितने साल बाद भी जब ये वापस पानी के कांटेक्ट में आएगा तभी अपने आप को जिंदा कर लेगा। और इसी फैक्ट से रिलेटेड आप डेली मेल पे ये आर्टिकल को देख सकते हो। इसमें अलग अलग टाइप की प्रजाति होती है। कोई 1 साल तक जी लेती है बिना पानी के, कोई 3 साल, कोई 5 साल। तो इसलिए असली पोएम ये है, कुछ मछलियां जल की रानी हैं और कुछ स्पेसिफिक मछलियां पानी के बिना भी जी सकती है 5 साल तक। फैक्ट नंबर 9, आपके घर में कितने ऐसे मोबाइल फोन्स हैं जो कि ऐसे ही पड़े हुए हैं अलमारी में या फिर कहीं भी? जैसे आजकल कोई भी नया फोन लेता है तो जो ओल्ड फोन्स होते थे कीपैड वाले, उसको ऐसे ही घर में रख देते हैं कहीं भी, और बहुत कोई तो उसको फेंक देते हैं या फिर बेच देता है भंगार में। केयर नहीं करते हैं कि हाँ टूट फट गया है, उसको फेंक दो भंगार में। लेकिन फोन को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। आपको पता है आपका फोन बहुत वैल्यूएबल है, उसके अंदर की मेटल्स की बात हो रही है। फोन एक्चुअली में बहुत सारे प्रीशियस एलिमेंट्स से भरा हुआ है, और आईफोन में तो बहुत सारे ही एलिमेंट्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे एलिमेंट्स आईफोन में होते हैं। तो फोन खराब होने के बाद एज कंप्लीट फोन तो वो कोई काम का नहीं है, लेकिन उसके अंदर के जो मेटल्स है वो बहुत वैल्यूएबल है। भले ही वो मेटल्स ओल्ड हो गए हैं, लेकिन उसकी वैल्यू तब भी रहती है। उसके इंडिविजुअल पीसेस काम के हो सकते हैं, और इसलिए कंपनी के साथ एक्सचेंज करना ही, या फिर जो आजकल रिसाइकल वाली कंपनीज होती है जो कि आपको कोई चीज देने पे पैसा देती है वापस, उनके साथ डील करना ही ठीक रहता है। भले उसके लिए आपको कुछ भी प्राइस मिले, फेंकने से तो बेटर है। फैक्ट नंबर 8, नोबेल प्राइज विनर रॉजर पेनरोज का ये कहना है कि जो बिग बैंग हुआ था हमारे यूनिवर्स के शुरुआत में, वो सिर्फ शुरुआत ही नहीं थी बल्कि उससे बढ़कर थी। मतलब जो जनरली लोग सोचते हैं कि बिग बैंग हुआ और हमारा यूनिवर्स फॉर्म हो गया, यहीं से यूनिवर्स शुरू हुआ था। लेकिन आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आता है कि अगर हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत एक पॉइंट से हुई है, पूरा यूनिवर्स बना है, तो जब बिग बैंग हुआ उसके पहले भी तो कुछ हुआ होगा, बिग बैंग के पहले भी तो कुछ होगा। तो इनका जो नोबेल प्राइज विनर है, इनका ये कहना है, एक बहुत ही डीप स्टेटमेंट दिए थे ये, कि बिग बैंग तब हुआ था जब किसी पुराने यूनिवर्स का एंड हुआ था, पुराना यूनिवर्स खत्म हुआ था। कोई पुराना यूनिवर्स होगा जिसका कि बिग क्रंच हुआ होगा और सारे मैटर एक मटर के दाने इतने साइज में आ गया होगा, इन्फिनिटली हॉट, इन्फिनिटली डेंस, और वो किसी अननोन रीजन के चलते खत्म हो गया होगा, या फिर वही रीब्लास्ट होके हमारे यूनिवर्स को जन्म दिया होगा, और उसे ही हम बिग बैंग कहते हैं। तो बिग बैंग सिर्फ हमारे ही यूनिवर्स की शुरुआत नहीं है, ये एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। कंप्लीट स्टेटमेंट ये है कि वो प्रीवियस यूनिवर्स का एंड भी था। फैक्ट नंबर 7, 6 सितंबर 1992 को एक ग्रुप हाइकिंग करने निकला था अलास्का के जंगलों में, और हाइकिंग करते करते वो जंगल में डीप चले गए थे। फिर वो लोग को एक ओल्ड बस दिखा जिसका नाम था बस 142। तो वो लोग सोचे कि थोड़ी देर हम लोग उसी बस में रेस्ट कर लेते हैं। वो लोग बस के अंदर गए, बट बस में घुसते ही उन्हें एक अजब सा स्मेल आने लगा, और उनके मन में सवाल आया कि ये क्या स्मेल है। थोड़ी और अंदर गए तो एक डेड बॉडी दिखा उनको। डेड बॉडी पड़ा हुआ देख तुरंत उन्होंने पुलिस को कॉल किया। तो पुलिस उस बॉडी को ले गई और ये स्टेटमेंट दी कि इस इंसान को बहुत दिनों से खोजा जा रहा था, सर्च किया जा रहा था, और इसका नाम है क्रिस मैकेंडलस। क्रिस मैकेंडलस एक एक्सप्लोरर था। वैसे टाइप के लोग जो होते हैं ना, जो एडवेंचर करना, हाइकिंग करना पसंद करते हैं, स्पेशली सोलो हाइकिंग, उनमें से एक थे ये। तो ये निकला अकेले एक सोलो हाइक पे, और बहुत दिन कंट्री के अलग अलग रीजन्स को एक्सप्लोर किया। फिर वो चला गया अमेरिका के अलास्का के जंगलों में, सबसे घने जंगलों में से एक। उस जंगल में जाने के पहले टेक्लानिका रिवर एक पड़ता है, उसको क्रॉस करना पड़ता है।
तो उसको क्रॉस करके ये जंगल में चला गया। वो अंदर जाके बहुत दिनों तक हंटिंग करना और पेड़ के नीचे सरवाइव करना, बेरीज को कलेक्ट करके खा के जीना, फलों को कलेक्ट करके, ऐसा लाइफस्टाइल जीने लगा। कुछ दिनों बाद उनको अजीब लगने लगा कि मैं अकेले हूँ, सारा थ्रिल खत्म हो गया होगा शायद। फिर उनको रियलाइज हुआ कि वो ट्रैप हो गए हैं, वाइल्ड में, जंगलों के बीच में ट्रैप हो गए हैं। एक अजीब सी एंग्जाइटी होने लगी। फिर वो सोचा कि चलो वापस चलते हैं, लेकिन वापस जाने के टाइम जो रिवर का लेवल था वो बढ़ चुका था। टेक्लानिका रिवर का पानी का स्तर बढ़ चुका था और उसको क्रॉस करना इम्पॉसिबल था। उसके पास कोई फूड सोर्स नहीं था, कोई तैयारी भी नहीं था, तो उसको लगा कि अब मरना तय है और रिवर को क्रॉस करना इम्पॉसिबल था, नहीं तो वो बह जाता। उसको ये रियलाइज हुआ कि जंगल में वो ट्रैप हो चुका है और कोई भी नहीं है दूर दूर तक हेल्प करने के लिए। बट मैं आपको एक फैक्ट यहाँ बता दूं कि सिर्फ 800 मीटर दूरी वो चलता अगर, तो वहीं पे एक केबल क्रॉस था जिसको पकड़ के वो रिवर को इजीली क्रॉस कर सकता था। लेकिन देखो, उसको कोई नॉलेज नहीं था, कोई मैप नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि सिर्फ 800 मीटर चल के वो आजाद हो सकता था। लेकिन कोइंसिडेंस देखो, उसको पता ही नहीं था। फिर वो वापस जंगलों में चला गया और इन्हीं सब चीजों के चलते वो मरने के लिए रेडी हो गया। पूरा हौसला टूट गया। और ये जो डायरी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये उसी का डायरी है। और इसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग दिन का जर्नल मौजूद है। डे 100 में आप देख सकते हो 100वें दिन पे ये लिखा है कि फाइनली मेड इट। ये जो बस है ये उसी को शेल्टर मान के उसी के अंदर दिन बिताने लगा, अपने आखिरी दिनों को। और मीनवाइल जब भी ये शाम को बेरीज को कलेक्ट करने जाता था, तब ऐसा कुछ स्टिकर बस पे स्टिक कर दिया था। इस स्टिकी नोट पे ये लिखा हुआ है कि मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, ये कोई मजाक नहीं है और प्लीज भगवान के नाम पे मेरे को कोई बचाओ यहाँ से। अगर आप ये स्टिकर को देख रहे हो और मैं यहाँ नहीं हूँ तो समझ जाना कि मैं फूड कलेक्ट करने गया हूँ और मैं शाम को आ जाऊंगा। तो जो ये बात पॉसिबल विजिटर्स को बोलना चाह रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम वहाँ पे कोई भी पॉसिबल विजिटर नहीं पहुंचा। और उसके डायरी पे 112वें दिन तक एंट्री है। लास्ट में तो सिंगल लाइन एंट्री है, लेकिन 113वें दिन कुछ भी नहीं है। पॉसिबली इसी दिन वो अपना सांस तोड़ चुका था। और 113वें दिन के जस्ट 19 दिन बाद वो घटना हुई जो मैं आपको शुरू में बताया कि रैंडम ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स को वो बस मिला और वो अंदर गए शेल्टर के लिए और क्रिस की बॉडी फाइंड हुई। इस तरह क्रिस मैकैंडलस का बॉडी मिला। क्रिस की जब बॉडी मिली थी तो उसके साथ साथ बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी मिले थे। जो डायरी मैंने आपको दिखाया वो डायरी मिला था और जो मैं आपको फोटो दिखाया वो एक्चुअल रियल फोटो है। और उसके साथ एक कैमरा भी था। तो जब उसको पता लगा कि अब तो शायद मैं नहीं बच पाऊंगा, तो एक दिन वो कैमरा लेके उसमें टाइमर सेट करके उसको कहीं खड़ा करके ये वाला पिक क्लिक किए। एक्चुअल रियल फोटो है ये, जिसमें वो एक बोर्ड को पकड़ के खड़े हैं और उस बोर्ड में ये लिखा हुआ है कि मैंने एक बहुत अच्छी जिंदगी जी है और भगवान सबका भला करे और गुड बाय। और इसी सिंपल लुकिंग फोटो के पीछे की इतनी बड़ी कहानी आज आपको पता चली। और उनका जो डायरी जर्नल था उसका लास्ट लाइन ये था, हैप्पीनेस इज ओनली रियल व्हेन शेयर्ड। खुशी का मतलब तभी निकलता है जब उसे बांटा जाए। ये कहानी पूरी दुनिया में बहुत फेमस हुई और कई किताबें लिखी गई इसी सच्ची घटना के ऊपर। और साल 2007 में इसी के ऊपर एक मूवी बनी थी, इनटू द वाइल्ड नाम की, और वो एक बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म रही क्योंकि ये रियल स्टोरी पे बेस्ड थी। अब बात करते हैं उस बस की। क्या आपको ये सच में लगता है कि ये कहानी जानने के बाद अगर एक्चुअल में अलास्का के जंगलों में वो बस पड़ा है तो कोई उसको नहीं देखने जाएगा? तो ऑफ कोर्स जब ये घटना सबको पता चली, उस बस के बारे में सबको पता चली जो कि वहीं पे था, तो बहुत सारे एक्सप्लोरर्स और विजिटर्स उस बस को सामने से देखना चाहते थे और वो बस एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई। लेकिन बात यहाँ पे आती है उसी टेक्लानिका रिवर की। वो रिवर ऐसा है कि वो हमेशा अपने लेवल्स को बदलते रहता है। तो जो जाते थे वहां पे लिटरली उनके साथ भी वही कहानी होती थी जो कि क्रिस के साथ हुई थी। ऐसा बहुत बार हुआ कि विजिटर गए वहां पे नदी को क्रॉस करके, पानी कम था तब, और जब वापस आए तो देखे कि लेवल बढ़ चुका है और अब ये पार करने लायक नहीं है। और इसी के चक्कर में पुलिस का ज्यादातर टाइम यात्रियों को सेव करने में लग जाता था और रोज रोज ऐसी घटना होने लगी। और 1-2 रिपोर्ट्स में तो कुछ लोगों के साथ वही कहानी हुई जो कि क्रिस के साथ हुई। फिर वो वापस रिवर क्रॉस नहीं कर पाए, कुछ तो रिवर में डूब के मर गए, कुछ भूख से मर गए। तो पुलिस और अथॉरिटीज ने ये तय किया कि इस बस का कुछ करना होगा। फिर 2020 में एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस बस को माउंट करके, एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर से माउंट करके इसको उठा के एक गवर्नमेंट जगह पे रखा गया और उसके बाद फाइनली इसको जगह मिली
म्यूजियम ऑफ द नॉर्थ अलास्का। ये बस आज भी वहां मौजूद है और कोई भी जाके उसको देख सकता है। तो ये थी सच्ची कहानी क्रिस मैकेंडलस के बारे में। फैक्ट नंबर 6। अब ये फोटो को ध्यान से देखो। ये नायग्रा फॉल्स के सामने का एक फोटो है। एट द फर्स्ट ग्लैंस हमें इस फोटो में कुछ भी अजीब नहीं लगता है, लेकिन इस फोटो में जो लड़की रेड कलर की ड्रेस पहनी है उसको आप ध्यान से देखो। वो लड़की नायग्रा फॉल्स के एकदम एज पे खड़ी है। लेकिन बात यह है कि इस फोटो के क्लिक करने के 10 सेकंड बाद ही अनफॉर्चुनेटली वो लड़की एक्चुअल में नायग्रा फॉल्स में गिर गई थी और नायग्रा फॉल्स में ही बह जाती है। और सर्च ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद उसकी लाइफलेस बॉडी डिस्कवर होती है, वो मर चुकी होती है। फैक्ट नंबर 5। इस इमेज को देखो। ये कैजुअल सा फोटो एट द फर्स्ट ग्लैंस हमें दिखता है कि एक इंसान किसी जंगल जैसे एरिया में बैठा हुआ है चेयर पे और कैमरे की तरफ देख रहा है। इनका नाम है डेविड जॉनस्टन। इस फोटो में डेविड जॉनस्टन है और ये एक वोल्केनोलॉजिस्ट है जो ज्वालामुखी होती है उसकी स्टडी करते हैं, और वो भी ग्राउंड में मौजूद होके, मतलब एक्चुअल में साइट पे जाके ये ज्वालामुखी को इंस्पेक्ट करते हैं। तो ये फोटो एक एम्प्लॉय ने क्लिक किया था, इन्हीं के एम्प्लॉय ने। ये अक्सर यूएस गवर्नमेंट के साथ काम करते थे ताकि लोग सेफ रहें वोल्केनोज से, ज्वालामुखी से। बट किसको पता था कि इस फोटो के क्लिक करने के जस्ट 12 घंटे बाद ही ये नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस साइट पे ये काम कर रहे थे उस जगह 12 घंटे बाद ही ये तो पहाड़ के एकदम सामने थे और तभी वोल्केनो इरप्ट हो गया। इनकी टीम उस वक्त सर्वे कर रही थी और ये एक जगह बैठे हुए थे। जो फोटो क्लिक कर रहा था शायद उसे भी नहीं पता होगा कि 13 घंटे बाद क्या होने वाला है। कोई भी सर्वे रिपोर्ट वगैरह कैलकुलेशन कुछ भी काम नहीं आया। ये ज्वालामुखी नेचुरली ही रैंडमली ही फट गया। ये बात हो रही है 1980 के माउंट सेंट हेलेंस के इरप्शन के बारे में, जिसकी आप असल तस्वीरों को देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, और यहीं पे ये मौजूद थे। जब ये फटा तब ये तुरंत सिग्नल के जरिए साइंटिस्ट को कम्युनिकेट कर रहे थे कि ये फट चुका है, लेकिन बोलते बोलते बीच में ही उनकी आवाज कट गई। समझ जाओ लावा 1 सेकंड में उनके बॉडी को गला दिया होगा। वो इतने सामने बैठ के उसको इंस्पेक्ट कर रहे थे कि जितने एम्प्लॉइज है और वो सब के सब राख में बदल गए 2 सेकंड के अंदर। फैक्ट नंबर 4। बहुत सारे माइंड के सर्वेज में ये पता चला है कि हम जितना एक्चुअल वर्ल्ड में सफर नहीं करते हैं, मतलब दुख नहीं झेलते हैं, उससे ज्यादा अपने माइंड के अंदर झेलते हैं। मतलब माइंड में ओवर थिंकिंग करके, इमेजिनेशन करते करते जो हम लोग दुख एक्सपीरियंस करते हैं, सैडनेस एक्सपीरियंस करते हैं, उस सैडनेस के सामने वो एक्चुअल वर्ल्ड में जो रियल सैडनेस होती है उससे ज्यादा होती है। वो रियल वर्ल्ड के एक्चुअल टेंशन का एम्पलीफाइड वर्जन होता है हमारे माइंड में। मतलब ये जो कोट है ना कि वी सफर मोर इन आवर इमेजिनेशन देन इन रियलिटी, मतलब आपके थॉट्स से ज्यादा आपको कोई और परेशान नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 3। 1880 में थाईलैंड की एक क्वीन हुआ करती थी, सुनंदा कुमारी रत्ना। तो रॉयल फैमिली के 2 पर्सन, क्वीन और उसकी बेटी, कहीं जाना चाहते थे और पानी की लेवल्स बहुत बढ़ी हुई थी। इतना लेवल बढ़ा हुआ था कि कोई नॉर्मल बोट काम नहीं आती। तो रॉयल फैमिली का जो सबसे क्लासी बोट था, सबसे स्ट्रॉन्ग, उसको निकाला गया और उस पे वो लोग बैठ के जाने लगे। बट वो नदी बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस था। बट अनफॉर्चुनेटली जिसका डर था वही हुआ, वो बोट नदी के बीचों बीच उलट गया। लेकिन बात यह है कि रॉयल फैमिली के बोट में उसके रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं क्वीन की सेवा करने के लिए। तो जब बोट उल्टा तो उनके पास वो इक्विपमेंट्स थे जिसके जरिए वो बच सकते थे, लाइफ बोट वगैरह। उस टाइम का होता था पुराना जमाना का लाइफ बोट। लेकिन रॉयल फैमिली डूब रही थी, दोनों माँ बेटी डूब रही थी। बट चारों तरफ ये लोग थे, फिर भी उन दोनों को कोई नहीं बचाया और वो डूबते हुए उनको देख रहे थे। ऐसा क्यों, गेस कर सकते हो आप? ऐसा नहीं कि इनसे कोई दुश्मनी थी या ऐसा कुछ, जस्ट एक नियम के चलते कि रॉयल फैमिली के मेंबर्स को कोई भी और सो कॉल्ड छोटे जाति वाला टच नहीं कर सकता है, ऐसा नियम था उस टाइम। और सिर्फ इसी के चलते कोई भी उनको बचाने नहीं गया। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी सिचुएशन, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, अगर कोई टच किया रॉयल फैमिली को तो उसको जिंदगी भर के लिए जेल में रहना होगा, ऐसी नियम थी। और इसी के चलते उन दोनों की मौत हो गई। जब ये सब हुआ, उन लोगों का फ्यूनरल हुआ, ये सब हुआ, और तब जब ये रियलाइज हुआ किंग को कि जो पुराना लॉ है ये कितना फालतू है, तब उस टाइम के राजा ने इस नियम को हमेशा के लिए बंद कर दिया। राजा को ये रियलाइज हुआ कि ये कितना स्टूपिड लॉ है
और अपने डॉक्यूमेंट्स में इस तरह अमेंडमेंट किया कि ये लॉ कभी भी वापस नहीं आए, चाहे कोई भी फ्यूचर राजा क्यों ना हो। पता नहीं इस लॉ को बनाया किसने था। मेरे सामने लाओ ना जो बनाया था इस लॉ को। जो इस लॉ को बनाया था वो अपने ही दुनिया में जीता है सर। इनफैक्ट अभी के टाइम पे भी इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं और बहुत लोगों के माइंड में यही रहता है कि कोई ह्यूमन बीइंग अनदर ह्यूमन बीइंग छू दे और वो सो कॉल्ड छोटे जाति का है तो वो अशुद्ध हो जाएगा। दुनिया चांद पे पहुंच गई और ये लोग छुआछुई कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 2, जिस तरह इंसान फेमस होते हैं उसी तरह कुछ कुछ जानवर भी फेमस होते हैं। जानवर सब तो एक ही तरह के दिखते हैं लेकिन उसमें से कुछ कुछ स्पेसिफिक फेमस हो जाते हैं। साल 1898 में 2 लायन थे और वो जो दोनों लायन थे वो ऐसे कांड किए कि आप यकीन नहीं करोगे। केनिया और युगांडा का रेलवे लाइन बन रहा था तो उस रीजन में बहुत सारे वर्कर्स काम करते थे। तो आपको पता है ये दोनों लायन मिलके वहां पे करीब 135 वर्कर्स के मौत के जिम्मेदार थे। मतलब ये दोनों लायन मिलके 135 परिवारों को तबाह कर दिया। ये लोग इंसानों को खाने से एडिक्ट हो गए थे, मतलब मार के खा जाना ये करते थे। और 1-2 जन के साथ हुआ होता तो ठीक है, होता है, लेकिन एक ही जगह पे एक टाइम फ्रेम में 135 लोगों को मार देना। और लोकल्स तो वहाँ के ये कहते हैं कि 135 तो जस्ट ऑफिशियल नंबर है, एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा को मारे थे। पता नहीं उनके अंदर क्या सुपर पावर थी। और ये पूरी घटना साल 1898 के मार्च से दिसंबर के बीच में हुआ था। इन दोनों को विश्व का और पूरा इतिहास का सबसे खूंखार लायन माना जाता है। सावो लायंस के नाम से ये फेमस हुए हैं और इनका स्कल्पचर फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री शिकागो में मौजूद है। फैक्ट नंबर 1, ये जो इमेज आप मेरे बगल में देख रहे हो ये भी देखने में नॉर्मल सी पिक लग रही है। 15 अगस्त 1998 नॉर्दर्न आयरलैंड, इस दिन को ये फोटो क्लिक किया गया था। एक नॉर्मल सी फैमिली है, डैड और डॉटर है और उनका एक फोटोग्राफर है। लेकिन इस फोटो के लेने के महज कुछ सेकेंड्स बाद जो बगल में रेड कार देख रहे हो इसके अंदर कुछ पॉलिटिकल ग्रुप ने सेट करके रखा था ब्लास्ट होने के लिए और ये ब्लास्ट हो गया। और ये आयरलैंड की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी। किसी पॉलिटिकल रीजन के चलते ये हुआ था, कोई ग्रुप ऑफ पीपल ने किया था। यही रेड कार ब्लास्ट हो गई। और सबसे अजीब बात यह है कि वहां पे बहुत लोगों को इंजरी हुई, बहुत लोग बच गए और बहुत लोग मरे भी। और मेन बात यह है कि ये जस्ट रैंडमली किया गया था और जो मरे वो इत्तेफाक से ही मरे होंगे, क्योंकि ये तो जस्ट नॉर्मल लोग हैं जो कि सड़क पे चल रहे हैं और ये जैसे फोटो क्लिक कर रहा है। लेकिन कार का फटा हुआ पार्ट जिसके ऊपर गिरा वो मरा और लकीली बहुत कोई बच भी गए। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि कार के सबसे सामने जो ये बाप बेटी है ये दोनों किसी तरह लकीली बच गए। इंजरी हुई बॉडी में लेकिन बच गए। बट अनफॉर्चुनेटली जो इंसान ये फोटो को क्लिक कर रहा था वो नहीं बच पाया। वीडियो को लाइक जरूर करना और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।